हेलो एवरीवन। तो GS3 में आज हम एग्रीकल्चर सब्सिडी के ऊपर बात करते हैं, जो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। तो कल मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन दिया था, तो उसे हम आगे देखते हैं उसे कैसे लिखा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्सिडी से क्या क्या क्वेश्चन पूछें तो इसकी लिस्ट मैंने डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर सब्सिडी से जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके पास नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, तो नोट मेकिंग कैसी करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे नोट मेकिंग में आप सबसे पहले होना चाहिए कि कृषि सब्सिडी क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इससे संबंधित मुद्दे क्या है, इसका समाधान क्या है, भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या है, और इसकी आवश्यकता क्या है, और इसकी प्रासंगिकता पर क्या है। ठीक है, और करंट में आपको जो कृषि सब्सिडी वर्सेस WTO के ऊपर जो विवाद चल रहा है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होना और आपके नोट्स में होना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इस टाइप से नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन देख रहे हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन में, खासकर एग्रीकल्चर में, वो कोई भी टॉपिक से, जैसे अपने इसके पहले पढ़े कि PDS के बारे में पढ़े, तो उन्होंने PDS के संबंधित चुनौतियाँ पूछ लिया था और समाधान पूछ लिया था। इसलिए कृषि सब्सिडी अपन जब पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित मुद्दे भी होना अपने पास, और समाधान भी होना, और भारत सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब WTO के अनुसार सब्सिडी की बात करते हैं तो इसके टाइप भी ये होते हैं। ठीक है, अब कृषि सब्सिडी के जो प्रकार हो गए, ये मैंने प्रकार के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। यानी कि प्रत्यक्ष सब्सिडी होती है और एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है ये। ठीक है, अब जो मैंने कल क्वेश्चन दिया था उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, उसे कैसे लिखा जा सकता है, उसका आंसर कैसे लिखना है। ओके, तो ये था कल क्वेश्चन, इसे 250 वर्ड में लिखना था। तो इसके इंट्रो में सबसे पहले अपन ने लिख लिया कि यार ये सर्वप्रथम हरित क्रांति के समय एलकेचा समिति की सिफारिश पर कृषि सब्सिडी प्रारंभ की गई थी, और ये क्या होती है, जैसे यह सरकार से मिलने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता होती है। फिर कृषि सब्सिडी के प्रकार मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता दिया। कृषि सब्सिडी प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी होती है और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी होती है। यदि आप इसे लिखना चाहें तो आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, अब जब आप आंसर पढ़ते हैं ना, तो आंसर जब लिख रहे हैं तो आप आंसर को पार्ट में डिवाइड करने का काम करिए। जैसे सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या बनता है कि कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दे और उनके समाधान बताइए, ये पहला पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट होता है कि भारत में इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता पर विचार कीजिए, इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि कृषि संबंधित मुद्दे क्या है और उनसे संभावित समाधान क्या है। तो इससे संबंधित मुद्दे क्या हो गए कि यार अत्यधिक राजकोषीय बोझ हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डाल दिए कि 2017-18 में उर्वरक सब्सिडी पर 70,000 करोड़ का व्यय हुआ था। अब इसी का समाधान बता दिए। अब समाधान बता रहे हैं तो जो करंट में रहते हैं, जैसे जेम ट्रिनिटी, ये करंट में था, तो अब इसके बता सकते हैं कि यार इसका उपयोग करके इसके बोझ को कम किया जा सकता है। कृषि सब्सिडी देने से भूजल का अत्यधिक उपयोग हुआ है। इसका एग्जाम्पल डाल दिए कि जो पंजाब हरियाणा में विद्युत पर सब्सिडी, जिससे 24/7 पंप द्वारा सिंचाई हो जाती है, और जैसे जल संकट का उत्पन्न हुआ है और इससे भूजल स्तर में कमी आई है। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए, जिससे आपको इसके बारे में भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। ठीक है, अब इसके समाधान के ऊपर बता दिए कि पृथक कृषि फीडर नेटवर्क का निर्माण होता है, और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बता दिए और इसका एग्जाम्पल भी दे दिए कि ये कहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद पर्यावरण प्रभाव तथा मृदा उर्वरक में गिरावट आ गई, जैसे कि उर्वरकों का अविवेकपूर्ण उपयोग, तो NPK का अविवेकपूर्ण उपयोग, जैसे इसका रहना कितना चाहिए 4:2:1, तो वर्तमान में कितना है 8:3:1, जैसे उर्वरता जैव विविधता को क्षति हुई है। ठीक है, अब इसके समाधान के ऊपर बात करिए तो समाधान में नीम कोटेड यूरिया को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे ये कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होनी चाहिए, तभी आप ये आंसर में लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे खाद्यान्न केंद्रित या फिर क्षेत्रीय रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से होता है, जैसे अधिकांश जो सब्सिडी धनी राज्यों में समृद्ध किसानों को प्राप्त होती है। ठीक है, और इसका समाधान में आप डाल सकते हैं कि MSP के अंतर्गत अधिक फसलों को शामिल करना चाहिए, और एकीकृत बागवानी मिशन, खाद्य प्रसंस्करण और मिश्रित कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था कि इसने भारत में कृषि सब्सिडी की आवश्यकता क्या है एवं इसकी प्रासंगिकता क्या है। अब उसके पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि इसकी आवश्यकता क्या है। यार 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि में डिपेंड है, तो उनको आजीविका हेतु इसके लिए आवश्यक होती है कृषि सब्सिडी। ठीक है, और 85% से किसान लघु और सीमांत किसान है, तो उनके निवेश पूंजी के निर्माण में असक्षम है,
तो उनको कृषि सब्सिडी देना अनिवार्य है। तो इसके मैंने यहाँ पे पॉइंट डाल दिया था, तो आप एक बार देख लेना। और उसके बाद लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख दिया था। अब कंक्लूजन में आप पहले नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद तुरंत उसका सॉल्यूशन देंगे। जैसे आप ये भी नहीं बोल सकते कि कृषि सब्सिडी को पूर्णतः बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह राजकोषीय घाटे पर बोझ पड़ रहा है, ये भी नहीं लिखना अपने को। तो इसको हमें लिखना कैसे कि यदि उपरोक्त नकारात्मक पक्षों को देखते हुए भी भारत में कृषि सब्सिडी को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें युक्तियुक्त तर्कसंगत बनाया जा सकता है। ओके, ये क्वेश्चन था 250 वर्ड का, इसलिए अब हम लोगों ने इसे डिटेल में किया था कि यहाँ पे मैंने लिख दिया था समस्या और यहीं पे मैंने समाधान। लेकिन यही क्वेश्चन यदि 150 वर्ड का पूछता तो आप कैसे लिखते इससे सबसे पहले इंट्रो में वही लिख देते कि ये क्या है करके। इसके बाद इसके प्रकार लिख देते हैं, प्रकार में वो डायग्राम बना देते हैं, ये वाला प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बना के इसकी समस्याएं लिख देते। इसके बाद फिर इसके समाधान लिख देते। यहाँ पे इसकी समस्याएं हो जाती है ना, तो समाधान लिख देते और यहीं पे उसकी प्रासंगिकता लिख देते। फिर प्रासंगिकता क्या है, वो प्रासंगिकता के लिए पॉइंट डाल देते। तो ये आपका 150 वर्ड में हो जाता। ठीक है।